हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करने वाला है। बस आपको करना क्या है, आपको मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ में जो बेल बटन है आपको उसे प्रेस करना है, सो दैट कि मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँ टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाया करे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th में हमने फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उसका एक लेक्चर हो चुका है जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल में देखा कि फोर्स क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। देन हमने देखा इनर्शिया क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके आने वाले स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश करना अगले आधा एक घंटा बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को वॉच करना। पहले एक शॉट में पूरा वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद दूसरी बार में इसे देखते देखते इसके नोट्स बनाना। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपका नोट्स बनाते बनाते ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको टॉपिक बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की हेडिंग लगाओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसके न्यूटन्स के बच्चों 3 लॉ हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या इसी का नाम है और लॉ ऑफ इनर्शिया, या लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों, एग्जांपल से समझो। जैसे मार्कर है, ये टेबल पे पड़ा हुआ है। ये कब तक टेबल पे पड़ा रहेगा? जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगाई जाए। दूसरी बात, अगर ये मार्कर चल रहा है तो ये लॉ कहता है, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, जो मैं अब बात बोलने जा रहा हूँ ये बात वैलिड तब है जब पूरे का पूरा फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तब की बात वैलिड है। जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूँ, पहला लॉ तो समझ में आ, इस लॉ का फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया कि ये मार्कर रेस्ट पे पड़ा हुआ है टेबल में और ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इस लॉ का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि ये अगर मार्कर मूव कर रहा है ना किसी भी सरफेस पर, अगर ये मूव कर रहा है, वो सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है, जीरो फ्रिक्शन, जो कि प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता, अगर जीरो फ्रिक्शन है तो ये जब तक चलता रहे, अगर ये चल रहा है तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसे रोकने के लिए भी फोर्स ना लगानी पड़े। मतलब आपने क्या किया, एक बार एक फुटबॉल को किक कर दिया, अब वो हमेशा के लिए चलती रहेगी जब तक कोई दूसरा आकर उसे रोकेगा नहीं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो फिर ये लॉ क्या वैलिड नहीं है? लेकिन लॉ तो वैलिड है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वो सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर वो सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा तो ये बात सच होगी। लेकिन पहले वाली बात तो समझ आती है कि ये अगर रुका हुआ है तो तब तक रुका रहेगा जब तक बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। तो इसका फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ an object is in rest, it remains in rest, and if it is in motion then it remains in motion until a force is applied, until an external force is applied। जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। बस फर्स्ट लॉ की यही डेफिनेशन है। मतलब ये फर्स्ट लॉ पता है क्या कहता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है ना तो मोशन नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो है, मोशन नहीं होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। चलो छोड़ो, इन बातों का भी आपको इतना यूज़ नहीं है, लेकिन जितना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट,
इफ़ इट इज़ इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन until a force is applied। अब जो मेन है और रियल लॉ है वो दैट इज़ सेकेंड लॉ। अब हम चल रहे हैं सेकेंड लॉ की तरफ, लेकिन सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले ना हमारे को छोटी मोटी दो बातें सीखनी होगी, उसके बिना हम सेकेंड लॉ को सीख नहीं पाएंगे। अब हमारे को सीखना है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बहुत आसान है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय P ऊपर वेक्टर। अब यहाँ से पता लग गया होगा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैथमेटिकली क्या आ जाएगा? P वेक्टर इज इक्वल टू m डॉट वी वेक्टर, मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होते हैं? मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी। वेलोसिटी के क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो इसके ऐसे यूनिट क्या हो जाएंगे? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था क्या? लीनियर मोमेंटम। अब इसको समझते हैं। देखो बच्चों, ये मार्कर है। अब पहले ये समझो मास क्या होता है। मास ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास कितनी क्वांटिटी है। ये हम थर्ड चैप्टर जब पढ़ेंगे ना ग्रेविटेशन, उसमें खूब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सपोज करो मैंने आपको एक जनरल स्टोर पे भेजा, मैंने बोला आप जाकर 2 kg शुगर ले आओ, तो वो जो 2 kg है ना वो उसका मास है। 2 kg क्या है? मास। अब ऐसे ही इस मार्कर का कुछ मास होगा जब हम इसको बैलेंस पर मेज़र करेंगे। तो मास आप समझ गए, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब उस पॉलीथीन में कितनी क्वांटिटी ऑफ शुगर थी, वही उसका क्या बन जाता है? मास बन जाता है। तो 2 kg थी तो वही उसका क्या बन गया? मास बन गया। तो ऐसे ही ये जिन चीज़ों से बना हुआ है उनकी उस क्वांटिटी की कुछ वैल्यू होगी, तो उसी को क्या बोल देंगे? इसका मास बोल देंगे। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ठीक है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और उसके यूनिट होते हैं, ऐसा यूनिट केजी होते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इसको डिटेल में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अब ये मार्कर है, ये अभी रुका हुआ है। अब इसके पास क्या है? सिर्फ मास है? हाँ है। क्वांटिटी ऑफ मैटर तो है इसके पास, मास ही है इसके पास। अब दूसरी बात मुझे बताओ, क्या ये चल रहा है? अभी रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इसका मोमेंटम कितना आएगा? मोमेंटम का फार्मूला कहता है m इंटू वी। वेलोसिटी कितनी है? 0। तो m इंटू 0 कितना आ गया? मोमेंटम 0 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। देखो मास तो इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट के पास होगा ही होगा, क्योंकि उसके पास कुछ मटेरियल तो होगा ना, उस मटेरियल की वजह से उसके पास मास होगा। लेकिन वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर वो चल रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी है तो मतलब मोमेंटम है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो मतलब मोमेंटम नहीं है। तो मोमेंटम दो बातों पर डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। मास तो होता ही होता है हर केस में, लेकिन वेलोसिटी कब होगी? जब उसकी स्टेट मोशन की होगी। अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो वेलोसिटी 0 होगी, अगर वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम भी 0 है। तो मोमेंटम समझ आ गया। एक चलती हुई चीज़ के पास मास भी होती है, मास भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। इन दोनों के प्रोडक्ट को एक नई क्वांटिटी का नाम दे दिया, जिसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। और P से लिखते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी है मतलब मैग्नीट्यूड की भी देखा जाएगा और डायरेक्शन भी देखी जाएगी। आपको मालूम है फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखा है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो आपको समझ आ गया मोमेंटम क्या होता है। और ये कब होता है? एक चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास होता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता। समझ आ गई बात? तो ये था लीनियर मोमेंटम। अब ये क्यों पढ़ा? क्योंकि हमारे को सेकंड लॉ पढ़ना है, उसके अंदर इसका यूज़ है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है 1-2 मार्क्स का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रब कर रहा हूँ। चलो एक और छोटी सी बात सिखानी है आपको, फिर उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड लॉ पर, क्योंकि ये दोनों बातें सेकेंड लॉ में यूज़ होनी है।
जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, सपोज करो आपके सितंबर में जो मार्क्स हैं वो आपके 80 हैं और दिसंबर में जो आपके मार्क्स हुए, एग्ज़ाम हुए, उनमें जो मार्क्स आए आपके दैट इज़ 90। तो यहाँ से यहाँ तक मार्क्स में कुछ चेंज आया? तो मैंने बताया था जो चेंज होता है उसको हम किससे लिखते हैं? चेंज का सिंबल क्या है? डेल्टा। और चेंज किस में आया? मार्क्स में आया, तो यानी कि चेंज इन मार्क्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे? चेंज इन मार्क्स। कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी दिसंबर के मार्क्स माइनस सितंबर के मार्क्स। तो ये क्या था? मतलब चेंज को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? ट्रायंगल, और जिसमें चेंज आ रहा है उसके साथ में वो लगा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे साथ में बोलूँ ये क्या था? चेंज इन मार्क्स था, ये चेंज इन मार्क्स, ठीक है। चेंज इन मार्क्स क्या था? ये इस तरह से आपने लिख दिया। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताओ, अब मैंने चेंज के साथ ना एक और वर्ड लगा दिया। चेंज से पहले मैंने बोला बताओ रेट ऑफ चेंज इन मार्क्स, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मार्क्स बताओ। मतलब रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही। मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाते हुए आपको बताया था। तो चेंज इन मार्क्स आपने बताया जी ये होता है चेंज इन मार्क्स। ये तो ठीक है, चेंज इन मार्क्स है, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन मार्क्स बताना हो तो आप उनमें चेंज इन टाइम भी लगा दो, चेंज इन टाइम भी लगा दो। तो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन मार्क्स बन जाएगा। जैसे किसी चीज़ में पूछा जाए कि चेंज इन वॉल्यूम बताओ, चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो आप क्या लिख दोगे? ऐसा लिख दोगे, चेंज इन वॉल्यूम। अब कोई ये पूछ ले कि बताओ रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बताओ, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम का चेंज था उसको जितना टाइम चेंज हुआ उससे डिवाइड कर दो, टाइम के चेंज से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर रेट लग जाए तो इसका मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम में होने वाले चेंज के साथ। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम का सिंबल P। चेंज इन मोमेंटम आप बोलोगे जी डेल P, इसको बोलते हैं डेल्टा P। क्या होता है ये? डेल्टा P, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? चेंज निकलेगा कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला। अब मैंने अगली बात में बोल दिया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताओ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताना है आपको। तो क्या है? बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर दो किससे? चेंज इन टाइम से, तो आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। मतलब टाइम के चेंज से किसी टर्म को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। ये बात समझ आ गई? चलो ये बात समझ में आ गई तो अब हम करने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। इस डेफिनेशन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाह रहा। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मार्कर है, ठीक है। अभी ये रुका हुआ, मैंने इस पर फोर्स लगाई, ठीक है। ये क्या करने लग गया? मूव करने लग गया, मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। अब ये चल रहा है,
तो इसके पास कुछ मोमेंटम भी आ गया होगा, क्योंकि चलती हुई चीज़ के पास क्या होता है, मास भी होती है, वेलोसिटी भी होता है, मतलब मोमेंटम होता है। जब ये नहीं चल रहा था तो इसका मोमेंटम 0 था, हालांकि मास था। मतलब ये देखो अभी ये क्या है, रेस्ट पे है, मैंने फोर्स लगाई तो क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ गया, मतलब मोमेंटम आ गया, इसने मोमेंटम गेन कर लिया। अब इसके ऊपर ये चला कैसे था, मैंने फोर्स लगाई थी, ये फोर्स ऐसे फोर्स लगाई थी। अब बच्चों इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें, इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें कि मैंने कितनी फोर्स लगाई, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन ला रहा है या उसको रोक रहा है चलते हुए ऑब्जेक्ट को, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे बता सकते हैं, मोमेंटम में जो चेंज आया उसकी हेल्प से बता सकते हैं। सेकंड लॉ ने हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी बता दी। अभी तक तो हम बस ये सीखे कि ये चलेगा कब, जब फोर्स लगेगी। अब इस फोर्स की कितनी वैल्यू होगी, इसको किसने सिखाया हमारे को, सेकंड लॉ ने सिखाया। और निकालना कैसे है, वो कह रहा है कि ये देख लो कि इसके मोमेंटम में, रेट ऑफ मोमेंटम में कितना चेंज आया, इसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। मतलब चेंज इन मोमेंटम को चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दो, जितना आंसर आएगा वही क्या होगा, उतनी ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी होगी। सपोज करो जैसे कि टाइम t = 0 है और टाइम t = 5 सेकेंड है। टाइम t = 0 पर आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा जिसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके ऊपर एक फोर्स लगी, कोई फोर्स लगाई, किसी ने फोर्स लगाई उसके ऊपर, ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे बताओ कि, और इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2 kg। अब मैंने पूछा आपसे कि शुरू में टाइम 0 था और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब याद करो इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होता था कि वो ऑब्जेक्ट की इन वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता था, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो मतलब इसके ऊपर फोर्स लगी है। बताया उस फोर्स की जो वैल्यू बताई हमारे को, बोला कि F फोर्स लगी है, F फोर्स लगी है और F फोर्स लगाई है उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। अब उस जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड हो गई। अब मुझे बताओ कि उस F फोर्स की वैल्यू कितनी है। अब वो मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमारे को सेकंड लॉ ने क्या बताया है कि आप ये देख लो, आपको अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो वो जो फोर्स होगी ना, ये जो फोर्स है F, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये कर लो, जो इसका आंसर आएगा उतनी ही फोर्स होगी। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। चेंज इन टाइम कितना होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो यानी फोर्स की जो वैल्यू आ रही है P फाइनल यानी m इंटू वेलोसिटी फाइनल वाली। मोमेंटम का फार्मूला क्या था, P = mv, और ये इनिशियल मोमेंटम मास तो सेम रहेगा यानी शुरू वाली वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम कितना था 5, शुरू का टाइम कितना था 0, तो चेंज इन टाइम कितना आ गया 0। तो यहाँ से बच्चों F = मास कितना है 2 kg, 2 कॉमन आ जाए, V कितना था उसका 5 माइनस 2 इंटू U कितना था 2 मीटर पर सेकेंड और अपॉन में 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 4 6/5, तो यानी जो फोर्स की वैल्यू निकल कर आई बच्चों वो आई 6/5 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई 10 - 4 6/5। फोर्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई बच्चों 6/5 न्यूटन। अब फोर्स की वैल्यू हमने निकाली कैसे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की हेल्प से निकाली। अब इसके ऊपर एक डेरिवेशन भी आती कि कैसे ये फार्मूला डेवलप हुआ, उसको हम कर लेते हैं, लेकिन ये मैंने आपको इसका जस्ट एक फील दिया। इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से समझे सेकेंड लॉ से आपको क्या समझ में आया कि सेकेंड लॉ हमारे को ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे देता है। सेकेंड लॉ ने ही बेसिकली हमारे को कितनी फोर्स लग रही ये कैलकुलेट करना सिखाया, और उसने क्या बताया कैसे निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम कर लो, इसकी हेल्प से आप इसके फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आया? तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इस पर बेस्ड डेरिवेशन करते हैं। एक छोटी सी बात ना, मैंने लास्ट लेक्चर में फोर्स में जब मैं पढ़ा रहा था आपको, मुझसे वो मैं बता नहीं पाया उस समय, मैं भूल गया। तो जो हमने फोर्स पढ़ा था ना, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब फोर्स की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, इट इज़ एन एफर्ट ऑफ पुश एंड पुल विच हेल्प्स इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन दिस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो बच्चों जो फोर्स होती है ना, ये जो फोर्स है उसमें ऐड कर लेना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ये बस मैं ये बताना भूल गया आपको। और इसके लिए सिंबल क्या होता है? डिनोटेड बाय एफ, डिनोटेड बाय एफ। और इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं? कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। तो इसके यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से लिखते हैं। बस इस बात को आप याद रख लेना। फोर्स कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय एफ एंड एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। चलो इतनी बातें करने के बाद हम देखते हैं सेकंड लॉ का प्रूफ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। प्रूफ ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का हमें प्रूफ देखना है। हम ऑब्जेक्ट, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी हमारे को। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी that is u meter per second, object having initial velocity u meter per second, on applying force its velocity changes to v meter per second. Its velocity changes to v meter per second. ये आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। देखो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास क्या था? m। इसके ऊपर f फोर्स लगाई हमने, ठीक है। शुरू में इसकी वेलोसिटी थी u मीटर पर सेकेंड। जब f फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी होगी? v मीटर पर सेकेंड। f फोर्स लगाने पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? v मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें इसका प्रूफ देखना है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा ऑब्जेक्ट का? इनिशियल मोमेंटम इसको साइड में बना देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट था, मास m का, f फोर्स लगाई, शुरू में वेलोसिटी थी u मीटर पर सेकेंड, m मास है, f फोर्स इसके ऊपर काम कर रही और इसकी वेलोसिटी u से होगी v मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम बच्चों मतलब शुरू वाला मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम का सिंबल p, मोमेंटम का सिंबल इनिशियल है। अब प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। अब शुरू में मास कितना है? m। शुरू की वेलोसिटी कितनी है? mu। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? mu। फिर आ जाएगा बच्चों फाइनल मोमेंटम दैट इज pf। ये कितना हो जाए मोमेंटम फार्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम कितना आया? चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, रेट ऑफ चेंज इन अप्लाई फोर्स चेंजेस फोर्स अप्लाइड मास ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑन अप्लाइंग फोर्स। यहाँ पे एक छोटी सी बात और लिख लो, यहाँ पर ऑन अप्लाइंग फोर्स for time t its velocity changes to v मीटर पर सेकेंड। मतलब f फोर्स लग रही कितनी देर के लिए? t टाइम के लिए। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में हम टाइम के चेंज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। शुरू में टाइम कितना था? 0। t इज इक्वल टू कितना है? 0 सेकेंड। और यहाँ पे t कितना है? t सेकेंड। टाइम कितना है? t सेकेंड। तो चेंज इन टाइम कितना हुआ? t सेकेंड। t माइनस 0 जी। तो ये हम t माइनस 0 दैट इज t। अब हमारे को क्या मिल गया? ये क्या है? बेसिकली चेंज इन मोमेंटम और टाइम से डिवाइड हो रहा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो आया वो कितना आया? इतना। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मुझे साइड में रब करना पड़ेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब देखो बच्चों, सेकंड लॉ ने हमारे को क्या बोला है? सेकंड लॉ की डेफिनेशन को याद करो। सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स अप्लाई के। आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। एक छोटा सा कंसेप्ट 8th क्लास का। जैसे बच्चों मैं आपसे बोलूँ, जो हार्डवर्क ज़्यादा करते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है? जनरली अच्छी रहती है। जो मस्ती ज़्यादा करते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है? स्टडी में जनरली कम रहती है। तो यहाँ से देखो हार्डवर्क जो है
और परफॉर्मेंस जो है वो आपस में कोरिलेट है, मतलब हार्डवर्क ज़्यादा होगा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, मतलब एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी भी ज़्यादा, इस तरह से। यानी ये वाली जो परफॉर्मेंस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, हार्डवर्क पर। अगर हार्डवर्क ज़्यादा होगा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। तो ये एक दूसरे पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक के बढ़ने से जब कोई दूसरी चीज़ बढ़ रही हो तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हार्डवर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस, मतलब ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। अब मस्ती और परफॉर्मेंस आपस में देखो कैसे है, मस्ती ज़्यादा तो परफॉर्मेंस कम, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही, तो ऐसे को हम बोल देते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और उसको इन्वर्स में यानी नीचे लिख देते हैं। ये बात समझ आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट रही। जब ऐसा होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ इसके अंदर एक छोटी सी बात और समझ लो। जैसे हार्डवर्क था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, परफॉर्मेंस के। जब भी हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, इक्वल टू और कोई कांस्टेंट लिख देते हैं। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना कर रही हो। मतलब इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है तो हमें इक्वल टू लिखना है और कांस्टेंट लिखना है, और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ आई बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता लगा, एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट रही है तो क्या होगा, वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो उसकी जगह पर इक्वल टू और कांस्टेंट लिख देते हैं। कांस्टेंट कोई भी अल्फ़ाबेट होता है जनरली, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये समटाइम चेंज भी करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो कांस्टेंट ही मिलेगी। देखो बच्चों, अब सेकंड लॉ को याद करो। सेकंड लॉ ने क्या बताया था, उस डेफिनेशन को अपने सामने रखो, और उसमें बताया गया था हमारे को, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम उन्होंने बोला था हमारे को, सेकेंड लॉ ने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इसको पलट कर लिख लो, एफ प्रोपोर्शनल किसके, डेल पी बटा डेल टी। एफ किसके प्रोपोर्शनल है, डेल पी बटा डेल टी। मतलब जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम के। और इसकी वैल्यू आपको, अब मैंने आपको बताया था, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है इक्वल टू आता है और कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है दैट इज के। और चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की यहाँ से देखो वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू उठाकर हम वहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज mv माइनस mu अपॉन में t। ठीक है बच्चों, mv माइनस mu अपॉन t। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये कांस्टेंट जो है किसके इक्वल होता है, 1 के। अब जब इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, तो ये f किसके इक्वल हो जाएगा, mv माइनस mu अपॉन में t। किसके इक्वल आ गया, यानी कि जो फोर्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, mv माइनस mu अपॉन t के। यही हमारे को सेकंड लॉ ने बताया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स अप्लाइड ऑन दी बॉडी। मतलब इस बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही, इसको निकालने का क्या तरीका है, इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको कैलकुलेट कर लो, हमें क्या मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लो। एक दो छोटी छोटी बातें और हैं जो मैं यहाँ लिखता हूँ। कहानी समझ आ गई बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो f किसके इक्वल आ गया, f इज इक्वल टू m कॉमन ले लें, v माइनस u अपॉन टी के। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, v माइनस u अपॉन टी के। यानी इस पूरे की जगह पर हम a भी भर सकते हैं। तो f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फोर्स का एक और फार्मूला निकल कर आया, दैट इज, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, पहले ले लिया, ठीक है।
देखो यहाँ से अब फोर्स के दो फार्मूले आ गए हमारे पास कि अगर हमें किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्स निकालनी है तो हम क्या करें, उसके अंदर मोमेंटम में जो चेंज आया और जितने टाइम में आया उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो हमारे को क्या मिल जाएगा, मोमेंटम के उस बॉडी पर कितनी फोर्स लगी थी ये मिल जाएगा। पहला तरीका ये है कि मोमेंटम का चेंज निकालो उसे। और दूसरा तरीका डायरेक्ट, अगर एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमें ये पता लग जाएगा कि उस बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है। आई होप आपको ये सेकंड लॉ क्लियर हो गया होगा। 3 मार्क्स का बच्चों एग्जाम में आता ही आता है, 3 मार्क्स का आता ही आता है, तो बहुत अच्छी तरह से 2-3 बारी से करने की कोशिश करना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे को क्या कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई, ठीक है, ये मैंने अपने हाथ से, अपनी फिंगर से इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जितनी फोर्स मैं अपनी फिंगर से इस मार्कर पर लगा रहा हूँ, जितनी फोर्स मैं अपनी फिंगर से इस मार्कर पर लगा रहा हूँ, उतनी ही फोर्स ये मार्कर भी मेरी फिंगर पर लगाता है, उतनी ही फोर्स ये मार्कर भी मेरी फिंगर पर लगाता है। सपोज समबडी स्लैप्स मी, उसने थप्पड़ मारा मेरे को, यानी उसके हाथ ने मेरे गाल पर फोर्स लगाई, इतनी ही फोर्स मेरा गाल भी उसके हाथ पर लगाएगा, ये कहता है। अब देखो ये दोनों जो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी जैसे कि मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, मैंने कितनी फोर्स लगाई 5 न्यूटन की इस मार्कर के ऊपर, किस डायरेक्शन में लगाई, इधर की डायरेक्शन में, इधर की, ठीक है। अब ये मार्कर भी क्या करेगा, मार्कर भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, किस पर, मेरे हाथ पर, मेरी फिंगर पर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये फोर्स तो मैग्नीट्यूड में तो सेम लगा रहा, 5 न्यूटन मैंने लगाई, 5 न्यूटन इसने लगा दी, लेकिन मेरी वाली इस डायरेक्शन में थी, इसके वाली इस डायरेक्शन में थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी भी पलट कर फोर्स उतनी ही पलट कर फोर्स हमारे ऊपर लगाती है, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, और दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडी पर लगती हैं। मेरी फिंगर ने किस पर लगाई, इस पर, मार्कर पर, मार्कर ने किस पर लगाई, मेरी फिंगर पर, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्लियर बात। तीसरी बात क्या है कि दोनों जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पर कर रही होंगी, सेम बॉडी पर नहीं कर रही होंगी। तो इसको हम थोड़ा सा पोलिश लैंग्वेज में लिख देते हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इक्वल का मतलब सेम फोर्स से, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। When we apply force on any object also exert force on us, equal force on us, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल होंगी, वैल्यू वाइज इक्वल होंगी। मैंने 5 न्यूटन लगाई, वो भी 5 न्यूटन लगाएगा, लेकिन मैं इधर लगा रहा हूँ, वो इधर लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। दीज फोर्सेस एक्ट्स ऑन
डिफरेंट बॉडीज़, दिस फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या है, डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करती हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ समझ में आ गया आपको, लेकिन आपको 1 मार्क का आएगा तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। When we apply force on any object, object also exert equal force on us, but in opposite direction. These forces acts on a different bodies. अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में मिलते हैं। अब हम जब चलते हैं, वॉकिंग ऑन ग्राउंड, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ से ही एक्सप्लेन होता है। जब हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम अपने पाँव से ना अर्थ पे फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हम चल रहे हैं तो हम अपने पाँव से अर्थ पर फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब जितनी फोर्स हम लगाते हैं उतनी फोर्स से अर्थ हमें आगे की तरफ पुश करती है, इसलिए हम चल पाते हैं, ठीक है। हमने अर्थ पे फोर्स लगाई पीछे की डायरेक्शन में, उतनी फोर्स अर्थ ने हम पर लगा दी पलटकर आगे की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम चल पाए, पहली बात। दूसरी बात, स्विमिंग करते हैं हम, जब स्विमिंग करते हैं हम अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ खींचते हैं, मतलब हम अपने हाथ से पानी पर फोर्स लगा रहे पीछे की डायरेक्शन में। तो अब होगा क्या, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पानी भी फोर्स लगाएगा, कितनी, उतनी ही जितनी हमने पानी पर लगाई, लेकिन हमने पीछे की तरफ लगाई, पानी का लगाएगा आगे की तरफ, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। हॉर्स पुल अ कार्ट, जो घोड़ा रेड़ा होता है, वो क्या करता है, वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही काम करता है। जैसे वो चलता है तो वो अपने पाँव से अर्थ को पीछे करता है, फोर्स लगाता है, अर्थ इक्वल और अपोजिट रिएक्शन करती है, उतनी फोर्स से उसे आगे की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक और बात देखो, हॉर्स क्या करता है, कार्ट को आगे की तरफ खींचता है, ठीक है, और कार्ट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ जाता है। इसके बाद और एग्जांपल, आप बॉल को थ्रो करते हो वॉल पर, बॉल को थ्रो करते हो वॉल के ऊपर, तो क्या होता है, पलटकर वॉल भी उस बॉल को हमारी तरफ वापस भेज देती है। क्यों भेजा, क्योंकि जितनी फोर्स हमने बॉल की हेल्प से अर्थ उस पर वॉल पर लगाई, वॉल ने उतनी ही फोर्स वापस लगाई बॉल के ऊपर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो बॉल थी वो वापस हमारे तक आ गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो कि हमारे को थर्ड लॉ में याद रखने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। रब कर दूँ, ठीक। यहाँ पर मैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, बस आपको लिखना है इसके अंदर। पहला, आपने न्यूटन्स लॉ पे क्या फिनोमेना देखते हो, वॉकिंग। दूसरा आपने क्या देखा, स्विमिंग। दूसरा आपने क्या देखा, स्विमिंग। तीसरा आपने क्या देखा, हॉर्स पुल कार्ट। देन आपने अगला देखो, एक और एग्जांपल है, बड़ा फेमस है, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे। जैसे आप शूट करते हो, गन से फायर करते हो, तो क्या होता है कि गन से आपने फायर किया, आपने ट्रिगर दबाया, तो गन ने बुलेट पर फोर्स लगाई और बुलेट बाहर चलेगी, लेकिन हमारे को ना पीछे की तरफ गन को भी धक्का लगता है, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, मतलब गन भी पीछे की तरफ आती है। तो यानी जितनी फोर्स गन ने बुलेट पर लगाई थी, उतनी फोर्स बुलेट भी पलटकर गन पर लगाती है, जिसकी वजह से वो पीछे की डायरेक्शन में जाती है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो इसके अंदर आप देख सकते हो रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड थे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है बड़ा फेमस, बड़ी क्लासेस में आपको 11th में दिखेगा, ई। रॉकेट या जेट प्रोपल्सन। देखो क्या होता है, जब हम रॉकेट चलाते हैं तो वो रॉकेट की जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लगाती हैं, और पलटकर इतनी फोर्सेस ग्राउंड उन पर ऊपर की तरफ लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसको आप न्यूटन्स थर्ड लॉ में याद रख सकते हो।
तो बच्चों ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ तक न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लेक्चर में हमने फोर्स, उसके इफ़ेक्ट और मोमेंटम वगैरह के इनर्शिया के बारे में स्टडी की थी और उसके टाइप्स देखे थे। वहाँ पर मैं फोर्स की यूनिट बताने भूल गया था, जो मैंने आपको मेंशन कर दिए। फोर्स की यूनिट होते हैं न्यूटन और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके पास दोनों होंगे। अगर आपने ये दोनों लेक्चर अच्छी तरह से देखे हैं ना, बिलीव मी आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। 3 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये न्यूटन के सेकेंड लॉ पर बेस्ड, न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं, हम उनको करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट चैप्टर के भी यूज़ होंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप मोशन के चैप्टर को अच्छी तरह से कर यहाँ पर आना। पिछले वीडियो को फोर्स के देखना, फर्स्ट वीडियो को देखना, सेकंड वीडियो को देखना। जब हम थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर का और सेकंड लेक्चर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी इससे काफ़ी एडवांटेज मिले। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मस्ती करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।